नमस्कार दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है, रोज रोज गिरकर भी मुवक्कल खड़ा हूँ मैं। देखो देखो आए मुश्किलों तुमसे कितना बड़ा हूँ मैं। मंजिलें मिले ना मिले, मंजिलें मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। नमस्ते दोस्तों, आपके सामने आपका चिर परिचित दोस्त बिना कुमार सिंह। आज एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, अवंती राजा था। अवंती राज्य में एक राजा था, वो बहुत समृद्ध था। उसके पास सारी सुख सुविधाएं थीं, उसके पास ढेर सारे साम्राज्य थे। उसके बाद भी वो बहुत दुखी था, चिंतित रहता था। अपने दरबार में वो चिंता में हमेशा व्यतीत करता था, हमेशा व्यस्त रहता था। इसको देख के राज्य की जनता बहुत परेशान हुई। तो राजा के समक्ष मंत्रियों ने तरह तरह के यज्ञ करवाया, उन लोगों ने तंत्र मंत्र दिया, राजा को अंगूठी पहनाई। लेकिन वक्त बीतता गया, इसके बावजूद राजा चिंतित रहता था। उसकी चिंता का कोई समाधान नहीं था। यह देखकर राजा एक दिन वेश बदलकर, एक व्यापारी का वेश बदलकर सुबह अपने घोड़े पर बैठ के साम्राज्य का भ्रमण करने के लिए निकल गया। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा एक वृक्ष के नीचे एक किसान जो कि फटे कपड़े पहने हुए रोटी और प्याज खा रहा था। राजा उसको देख के बहुत चिंतित हुआ कि बेचारा किसान है, कितना दीन दुखी है, क्यों नहीं इसकी कुछ सहायता की जाए। तो राजा उस किसान के पास गए और कहें, किसान भाई, मैं आपके खेत से गुजर रहा था तो देखा स्वर्ण की 4 मुद्राएं गिरी थीं, तो मुझे लगा ये स्वर्ण मुद्राएं आपके खेत की हैं, अतः ये इस पर आपका अधिकार है। तो किसान ने कहा, नहीं व्यापारी महोदय, यह मेरे स्वर्ण मुद्राएं नहीं हैं, इसको आप रख लीजिए। मेरे लिए पर्याप्त है जितना मैं कमाता हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत भी नहीं है और मेरा है भी ये नहीं। तो उस राजा ने सोचा, यार कितना बेवकूफ़ है कि स्वर्ण मुद्राओं को ठुकरा रहा है। तो उसने पूछा, अच्छा तुम कितने कमा लेते हो एक दिन में? उसने कहा, 4 आने कमा लेता हूँ। कहा 4 आना? कहा 4 आने में क्या होता है तुम्हारा? कहा 4 आने में बहुत होता है, मेरा गुजारा 4 आने में हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे होती है। उसने कहा 4 आने में तुम क्या करते हो? कहा, एक मैं मिट्टी में डाल देता हूँ, एक आना मैं कुआं में डाल देता हूँ, एक आना मैं कर्ज चुकाता हूँ, एक आना से मैं उधार देता हूँ और एक आना को मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ। तो राजा उससे कुछ पूछता उसके पहले ही वो किसान वहाँ से जा चुका था। राजा उसकी बात से सुन के बहुत आहत हुआ। उसने सोचा उसकी फार्मूला क्या है 4 आने का। अतः राजा अपने दरबार में आया और आके सभी मंत्रियों को बुलाया और अपने साथ घटित उस घटने का पूरा विस्तृत विवरण अपने मंत्रियों को सुनाया और लोगों से उस 4 आने की घटने के बारे में पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो मंत्रियों ने इसकी अपने अपने तरीके से व्याख्या की। किसी ने कहा, महोदय इसका कुछ और मतलब होगा। तो राजा उस बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, अच्छा ठीक है, उस किसान को ही आप लोग बुलाओ और मैं उससे उस 4 आने के बारे में जानना चाहता हूँ। तो किसान प्रस्तुत हुआ राजा के दरबार में। तो राजा ने पूछा, ये बताओ तुम 4 आने में इतना संतुष्ट रहते हो और 4 आने में तुम क्या करते हो? तुमने जो कहा कि एक तुम कर्ज चुकाते हो, एक उधार देते हो और एक कुएं में डालते हो, इसकी क्या कहानी है? तो उसने कहा कि महोदय, मैंने कहा था कि मैं अपना पहला आना कुएं में डालता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ एक आने से। मैंने आपसे कहा था मैं एक आना अपना कर्ज चुकाता हूँ। इसका मतलब हुआ कि मेरे माता पिता, मेरे बुजुर्ग, मेरे सगे संबंधी जितने हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती हैं, एक मुद्रा से, एक आना से मैं उसकी उन समस्याओं का समाधान करता हूँ। और मैंने कहा कि जो एक आना है वो मैं उधार देता हूँ। इसका मतलब ये है कि एक आना मैं अपने बच्चों को खर्च करता हूँ, बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे खर्च करता हूँ, ताकि आने वाले समय में वे बड़े आदमी बन के कहीं न कहीं वो एक तरह से मेरा सहभागी बने। और मैंने वहाँ से मैं चौथा आना अपना खर्च मैंने मिट्टी में गाड़ता हूँ। इसका तात्पर्य है कि मैं अपने चौथे आने को बचत में रखता हूँ, ताकि भविष्य में कोई अगर हमें प्रॉब्लम हो तो हम उस पैसे से उस पैसे को अपनी समस्याओं को समाधान में लगा सकते हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि मायने नहीं रखता है कि खुशी कैसे रहा जाए। कोई व्यक्ति चाहे जिसके पास जितनी संपत्ति हो, जितनी धन हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि खुशी हो।
खुशी होने के लिए सिर्फ मायने रखता है कि आप कितने संतुष्ट हैं। अतः एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी और एक स्टूडेंट को यही चाहिए कि जो भी उसके पास सुख सुविधाएँ हैं, जो भी उसके पास संसाधन हैं, उसको देखते हुए ही वे अपनी तैयारी करें और खुश रहें हमेशा, और अपने तैयारी को और धार दें। सच ही कबीरदास ने भी इसी संदर्भ में कहा है कि कबीरदास की एक प्रसिद्ध लाइन है कि साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। धन्यवाद मित्रों। आज हम समाज के बारे में चर्चा करेंगे। समाज यूपर TSSC, लेखपाल और UPTT या जितने कमीशन हैं हमारी यूपी में, जहाँ पे हिंदी सिलेबस है वहाँ पे समाज की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज बहुत इजी टॉपिक होता है और इसलिए हमें थोड़ा सा और मेहनत करके, थोड़ा सा और हम उस पर डेप्थ बना के उस पर और पकड़ बना सकते हैं। तो हम आपका समय कम लेते हुए हम इस पर आते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप। संक्षेप का आशय है कम से कम शब्दों में कोई ऐसी बात कहना जिसका आशय स्पष्ट हो जाए। कम से कम शब्दों में हम कोई बात कहें, अतः और जो कम से कम जो शब्द हों उससे उसके बहुत मायने हों, तो वो जो शब्द हो उसे हम समास कहते हैं। जैसे समास जो है शब्दों के मेल से समास बनता है, समास शब्दों के योग से समास बनता है। हमने आपको कल बताया था कि संधि जो होती है वर्णे के योग से बनती है, संधि वर्णों के योग से बनती है। जैसे विद्यालय में विद्या प्लस आलय, अ और आ मिल के आ बन जाता है, लेकिन ये जो समास होता है शब्दों के योग से बनता है। जैसे माता पिता, तो माता और पिता, माता पिता क्या है, यह समास है और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, माता और पिता। तो माता और पिता क्या, वो शब्द हैं, वर्ण नहीं। तो आप समास और संधि में कुछ डिफरेंसेस भी जानने की कोशिश करें। ठीक है मित्रों, हम आते हैं समास के प्रकार पे। समास 4 प्रकार का होता है: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद से तात्पर्य प्रथम पद प्रधान होता है। मित्र, इसके पहले आप यह मैंने एक फार्मूला, एक ट्रिक बनाया है, लिखा है अत द्व। अ से अव्ययी भाव समास, त से तत्पुरुष समास, द से द्वंद्व समास, ब से बहुब्रीहि समास। यहाँ हमने लिखा है फर्स्ट, यहाँ लिखा है सेकंड, यहाँ लिखा है मैंने फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ लिखा कोई नहीं। अर्थात अगर अव्ययी भाव समास है तो यहाँ पे प्रथम पद प्रधान होगा, अर्थात अगर तत्पुरुष समास है तो यहाँ पे द्वितीय पद प्रधान होगा। अगर द्वंद्व समास है वहाँ पे प्रथम एंड सेकंड दोनों पद प्रधान होगा। यदि बहुब्रीहि समास है तो वहाँ पे कोई पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान होता है। देखिए पहले नंबर पे है तो यहाँ पहला, दूसरे नंबर पे है तो ये तीसरे नंबर पे है तो दोनों का योग। इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा और इसी क्रम में आप इसको पढ़िए। चलिए हम आते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इसकी पहचान ये है कि इसका जो पहला पद होता है वो अधिकतर उपसर्ग के होता है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजन्म, भरसक। प्रति क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। यथाशक्ति क्या हो गया, यथा क्या है, उपसर्ग। आजन्म में आ क्या है, उपसर्ग। अतः अव्ययी भाव समास इस समास में बहुत इजी है। इसको बहुत आसानी से आप थोड़ा सा इसको कर सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। अब मित्रों हम आते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में हमने पूछा कौन सा पद प्रधान होता है, अंतिम पद अर्थात सेकंड पद। तो अगर एग्जाम में ये पूछता है कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसके लिए आप इस फार्मूले को, इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। तत्पुरुष समास में क्या है, इसकी पहचान है कि इसमें कारक की प्रधानता होती है। कारक, हिंदी में कारक 7 होते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। जैसे कर्ता ने, कर्ता के ने उसकी कारक होती है, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदाय, ये सब कारक हैं। तो जिस समास में कारक निहित होते हैं तो उस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त होगा तो को हो गया, को कारक है। इसी तरह अगर होगा देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, देश के लिए कौन सा संप्रदाय है या कौन सा कारक है, इसमें संप्रदाय बोधक कारक है। अतः एक तरह से इसमें कारक की निहितता है, अतः ये तत्पुरुष समास होगा। अब चलिए आते हैं तत्पुरुष समास के 2 भेद है, कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु समास। कर्मधारय की पहचान मित्रों यह है कि यहाँ पे विशेषण और विशेष्य के रूप में रहते हैं।
ये जो समास है हमेशा वो विशेषण और विशेष के रूप में रहते हैं और इसका 4 प्रकार होता है। कर्मधारय समास का अगर प्रकार पूछेगा भेद तो इसके 4 प्रकार हैं। यूपर TSSC ने इस बार इस क्वेश्चन को पूछा था कि कर्मधारय समास के कितने प्रकार हैं, तो कितना लगाओगे आप? ठीक है, उसमें है आपका विशेष पूर्व पद, विशेषण पूर्व पद, विशेष्यो भावपद, विशेषो भावपद। ठीक है, इसका उदाहरण जैसे नील गाय हो गया और हो गया आपका परमेश्वर हो गया, ये सब हो गया। अब द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास का जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक होता है। ये भी बहुत इजी समास है। अब भी इसी ये भी जैसे पहला अगर पद संख्यावाचक है तो द्विगु समास हो जाएगा। जैसे आप पंचवटी, अष्टाध्यायी, त्रिभुवन, मतलब पहला जो शब्द है क्या है वो संख्यावाचक है। अब इसके भी 2 प्रकार हैं। द्विगु समास का अगर पूछेगा कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार है। उसमें समाहार द्विगु समास और उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। ठीक है मित्रों, लेकिन कभी कभी पूछता है तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। उसमें उपपद एक है भेद, एक प्रकार का भेद है नय भेद, अलूत भेद एक है, प्रादि भेद दूसरा है, मैं नियत भेद और मध्यम पदीय भेद। इसको बहुत डीप पढ़ने की तो ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये कि जब मैं आगे आगे और कोचिंग अपना चलाऊंगा और अपना बैच चलेगा तो उस पर हम जब समास को और डेप्थली पढ़ेंगे, लगभग एक घंटे का वीडियो होगा, तो उसमें हम इसको डेप्थली इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, अब आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व से आशा है क्या होता है, जहाँ पे द्वंद्व एक दूसरे का अपोजिट हो, और एक तरह से ये इस समास की ये पहचान होती है कि इसमें सभी प्रधान होते हैं और एक दूसरे के हमेशा विलोम होते हैं। जैसे माता पिता, माता का विलोम पिता, भाई बहन, भाई का अपोजिट बहन। जैसे आकाश और पताल, तो आकाश और पताल। और इसके बीच इसकी पहचान ये है कि इन दोनों शब्दों के बीच में हाइफन होता है। जैसे राम कृष्ण, राम बीच में कृष्ण, बेटा बेटी, ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके भी द्वंद्व समास के भी 3 प्रकार हैं। इतरेश्वर, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक, ये 3 प्रकार हो गया। अब बहुब्रीहि समास हमने मित्रों बताया, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। अर्थात अगर पूछा जाए दशानन, दशानन अगर उसकी व्याख्या इस तरह किया जाए 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, तो इसमें देखिए दशानन में कोई पद प्रधान तो नहीं है, लेकिन रावण क्या है, यहाँ पे प्रधानता रावण की है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें भी 4 प्रकार होते हैं। इसको भी हम बाद में डेप्थली अध्ययन में देखेंगे, लेकिन इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे पीताम्बर, दशानन। लेकिन मित्रों ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कभी कभी हमें कन्फ्यूज़न होता है तत्पुरुष समास में और बहुब्रीहि समास में। लेकिन इस जो कन्फ्यूज़न को समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ समझाया है। जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर का अगर व्याख्या इस तरह से होगा, पीत अंबर, अगर लिखा है पीत अंबर और कोष्ठक में दिया पीताम्बर, पूछेगा कौन सा समास है, उस समय आप इसको कर्मधारय समास लगाओगे। लेकिन अगर पीताम्बर की व्याख्या इस तरह से है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु, अर्थात एक तरह से व्याख्या कर रहा है और भगवान विष्णु को अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। और संकेत कर रहा है तो तीसरा पद हो गया भगवान विष्णु, और एक कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इस तरह मित्रों हम समास पे एक संक्षिप्त क्लास लेके 2 से 3 क्वेश्चन समासों कर सकते हैं। इस पर अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास एक तरह से ईजी है। कुछ इस समास में टॉपिक्स हैं, लेकिन तत्पुरुष और बहुब्रीहि भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से एक ओवरऑल इसको थोड़ा अपने आप इमेज को ध्यान में रखिएगा। और ये ईजी टॉपिक है। कल किसी और नए टॉपिक के साथ